साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड, मालेगांव। जी क्या मतलब आपको लगता है मालेगांव शहर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मालेगांव के बासिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यह दुआ करता हूं कि उनकी ज़िंदगी में खुशी आए, सुख और शांति आए, देश में अमन कायम रहे, देश में भाईचारा कायम रहे। आपको पता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऑफिशियली मुझे इस हलके से कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं धुलिया में 2002 से लेकर के 2004 तक मैंने काम किया है। पूरे धुले डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे जानकारी है, लोग मुझसे वाकिफ़ हैं, मैं लोगों को जानता हूं। और CA NRC के मुद्दे पर मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया है और उसकी वजह से पूरे मालेगांव के लोग मुझे जानते हैं। पिछले 5-6 महीने से मैं इस हलके में समाजी जो लोग खिदमत दे रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे मैं मिल रहा हूं और उनसे मैंने अपनी ये बात, जो मेरी जो ख्वाहिश है, मैंने जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे लगता है कि 24% मुसलमान, 7% दलित, 15% आदिवासी और जो लोअर OBCs हैं, उनका सपोर्ट मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। आप पहले कांग्रेस से उम्मीदवारी मांग रहे थे, फिर अचानक वंचित से आ गए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में मैंने कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी थी, मेरा नाम भी गया था स्टेट हेडक्वार्टर को, लेकिन जब मुझे ये यकीन हो गया कि पूरे महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाएगा, तब मैंने वंचित से संपर्क किया और वंचित के लोगों ने मुझे बहुत वेलकम किया और उन्होंने मुझे टिकट दिया। धुलिया लोकसभा से वंचित और MIM पिछली मरतबा दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था तो 39,500 मत उनको ही मिले थे। इस बार आप अकेले वन मैन शो लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, वो आंकड़े से ज़्यादा बाहर जाएंगे आप? देखिए, इसमें पिछले बार के इक्वेशन में और आज के इक्वेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले बार का जो आदमी था उसका कोई पॉलिटिकल या सोशल बैकग्राउंड उनका नहीं था और इलेक्शन वो जीतने के लिए नहीं खड़े हुए थे। इस बार हम इलेक्शन को जीतने के लिए खड़े हुए हैं और मैं एक IPS ऑफिसर रहा हूं, मैं एक IIT ग्रेजुएट हूं, लोग मुझसे बखूबी वाकिफ़ हैं और एक मैंने किताब लिखी है, मैं राइटर हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं यहां पे किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, मैनेज होने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पे इलेक्शन लड़ करके और इलेक्शन को जीतने के लिए आया हूं। सर जी, पिछले वक्त बहुजन आघाड़ी और MIM साथ में, अभी फ़िलहाल तो ऐसे कंडीशन नहीं है, लेकिन मालेगांव शहर सेंट्रल में एक MIM की सीट है और धुलिया में एक सीट है। अगर ओवैसी साहब आपका समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी वोटिंग आपके फेवर में हो सकती है। देखिए, इस ताल्लुक़ से मेरी MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात हुई है, उनके कान पे मैंने ये बात रखी है। इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी इस के संबंध में 2-3 बार बात हुई है और दोनों ने कहा है कि 50,000 की शॉपिंग बिल्कुल फ्री। अब 1 लाख की शॉपिंग पर 50,000 की शॉपिंग फ्री, 50,000 की शॉपिंग पर 20,000 की शॉपिंग फ्री। अब और 15,000 की शॉपिंग पर 5,000 की शॉपिंग फ्री। अब और 6,000 की शॉपिंग पर 2,000 की शॉपिंग फ्री। अब सिर्फ और सिर्फ 2,000 की शॉपिंग पर भी 500 रुपए की शॉपिंग फ्री। तो देर किस बात की, अब्बू, अम्मी, बड़े भैया और भाभी, चलो चलते हैं और पूरे परिवार की शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ OG मॉल, राम सेतु, मालेगांव से खरीदी करके अपनी खुशियों में 4 चांद लगाते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर फैसला लेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि हम इस हलके से किसी को अभी तक हमने कोई कंसीडर नहीं किया है और मैंने देखा कुछ दिन पहले ये डिक्लेयर हुआ कि MIM पूरे देश में सिर्फ 3 जगहों से चुनाव लड़ेगी, औरंगाबाद से, हैदराबाद से और किशनगंज से। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से MIM का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा और अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ तो मैं MIM से ऑफिशियली मैं ये डिक्लेयर करवाऊंगा अपने सपोर्ट के लिए। मुलाकात हुई ना आपकी? कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन इस
संबंध में मुलाकात नहीं हुई है। नहीं, कैसे संभव है? औरंगाबाद में वो MIM के सामने वंचित उम्मीदवार देती जी। है और मालेगांव में आपका सपोर्ट करेगी, आपको कैसे यकीन है? देखिए, ये कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल बातें हैं, कुछ कन्फ्यूजन है जो वंचित ने वहाँ पे एक कैंडिडेट दिया है, और इस रिलेशन में मेरी बात भी हुई है जो वंचित के जो जिम्मेदारान हैं कि ये बात सही नहीं है और जो वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा है उसको वापस लिया जाना चाहिए, और जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए कि वे इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट करते हैं। अफसर खान को टिकट देना वो भी वंचित बहुजन आघाड़ी से कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि ये दोनों जो सियासी लीडर हैं न, मैं आपकी बात मैं बिल्कुल समझता हूं और इस बात से मैं वाकिफ़ हूं, और मैंने ये बात उठाई भी है वंचित बहुजन आघाड़ी में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ वहाँ पे फैसला होगा। सर, आप मुस्लिम बोर्ड के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के लिए आए हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी पर मुस्लिम क्यों भरोसा करें? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले दिल्ली में सड़कों पर हमारे मुसलमान भाई कुछ नमाज़ पढ़ रहे थे। एक पुलिस वाला आया और उसने अपने जूते से नमाजियों पे हमला किया। ये बात सभी लोगों ने देखी होगी। कांग्रेस के किसी भी नेता ने आवाज़ उठाई? कांग्रेस के किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई कि यह गलत हुआ है और जिस ऑफिसर ने ये काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि जिस तरह से पुलिस वाले ने नमाजियों पे जूते से हमला किया है, आप भी बीजेपी और आरएसएस को जूते से मारिए और उनको सत्ता से बाहर कीजिए। क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है? और जब भी आपका मुद्दा आता है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जितनी बातें हुई हैं महाराष्ट्र में, इसमें उन्होंने डिमांड किया है कि इस पे कानून बनना चाहिए। आप गूगल करके देख लीजिए, जब भी मुसलमानों का मुद्दा उठा है, चाहे वो समाजी मुद्दा हो, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे वो इक़्तिसादी मुद्दा हो, या मजहब का मुद्दा हो, या उनके हक़ व हकूक़ के हिफाजत का मुद्दा हो, जब भी मुद्दे उठे हैं तब भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। बीजेपी को हराने के लिए प्रकाश अंबेडकर जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन रहे थे। तालमेल जारी था 6 महीनों से। 8 सीटों को लेकर वो अलहदा हो गए, तो कहीं बीजेपी से अंदरूनी तौर पर डीलिंग तो नहीं हो गई वंचित? देखिए, कोई डीलिंग नहीं हुई है। जहाँ तक मुझे पता है कि डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि जीतने के बाद शिवसेना, बीजेपी या राष्ट्रवादी के लोग बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, आप लिख करके दीजिए। किसी ने लिख करके नहीं दिया। अब आप बताइए कि ज़्यादा सेकुलर कौन है? जब ये सीटों के बंटवारे की गुफ्तगू चल रही थी तो 3 पार्टियां अंदर बात करती थीं और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नुमाइंदे थे उनको बाहर रखा जाता था। उनसे 2 या 3 मिनट बात की जाती थी। 2 या 3 सीटें उनको ऑफ़र की गई थी, और ऐसी सीटें ऑफ़र की गई थी जहां पर आज तक इन पार्टियों ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है। और वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में तरह तरह के अफवाहें फैलाई गई कि 27 सीट मांग रहे हैं। 27 सीट नहीं मांगे थे। जब शुरुआती मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में पार्टियों ने पूछा था कि भाई आप कितने सीटों पे आप काम कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि हम 27 सीटों पे काम कर रहे हैं। उसको अफवाह के तौर पे फैलाया गया कि प्रकाश अंबेडकर साहब 27 सीटें मांग रहे हैं। ये बात गलत थी। अगर 4 ही सीट दी जाती, 5 ही सीट दी जाती, उनको सम्मान के साथ दिया जाता, उनको इज्जत के साथ दी जाती और जीतने वाली सीट दी जाती, तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा होती। लेकिन ये नहीं किया गया, और ये जो हुआ, वंचित बहुजन आघाड़ी आज महाविकास आघाड़ी में नहीं है। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के कोई दोष नहीं है। दोष शिवसेना का है, दोष कांग्रेस का है, दोष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। जी। आप एक IPS है जी। आप एक जॉब छोड़कर जी राजनीति में, राजकारण में आ रहे हैं। जी। क्या मकसद है? देखिए, पार्लियामेंट में 14.2% मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 4% है। हमारे 78 MPs होने चाहिए, आज सिर्फ 24 और 25 पे हम लटके हुए हैं। मैं मुसलमानों को
राजनीतिक तौर पर मैं बेदार करना चाहता हूँ। और राजनीतिक बेदारी आई तो हर तरह की बेदारी आएगी। मैंने अपने किताब में एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर में ये लिखा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर सियासी तौर पर अगर मुसलमान मजबूत होता है, सियासी तौर पर अगर वो अपने हक़ और हुकूक हासिल करता है, तो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद मुसलमानों को जागरूक करूँ, और मुसलमानों के साथ साथ जो वंचित हैं, वंचित किसको कहा जाता है? डिप्राइव्ड को कहा जाता है। यानी आपका हक है, आपको राइट्स मिले हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं दी जा रही हैं, आप वंचित हैं। तो वंचित में मुसलमान हैं, वंचित में आदिवासी हैं, वंचित में दलित हैं, वंचित में हमारे ओबीसी भाई हैं। 52% आबादी है हमारे दलित ओबीसी भाइयों की, लेकिन उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। हम बार बार मांग करते हैं कि पूरे नेशनल लेवल पे जाति जनगणना होनी चाहिए और आबादी के हिसाब से हमारे सारे ओबीसी भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ नौकरी में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उनको तालीम में भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको राजनीति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण आज दलित और आदिवासी भाइयों को मिलता है, सेम रिजर्वेशन हमारे ओबीसी भाइयों को मिलना चाहिए। तो जो वंचित हैं, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, गरीब हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं काम करना चाहता हूँ।